अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। पार्लियामेंट का बजट इजलास 31 जनवरी से शुरू होगा और 6 अप्रैल को ख़त्म होगा। मरकजी पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने इसकी इत्तला दी। इस बार बजट इजलास के दौरान 66 दिनों में जुमला 27 नशिस्तें होंगी। पार्लियामेंट के बजट इजलास में 14 फरवरी से 12 मार्च तक वक्फा होगा और उसके बाद इजलास दोबारा शुरू किया जाएगा। इत्तलात के मुताबिक मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन 1 फरवरी को पार्लियामेंट में मरकजी बजट पेश करेंगी। बजट इजलास का पहला हिस्सा 13 फरवरी तक जारी रहेगा। इसके बाद दूसरा हिस्सा 13 मार्च से शुरू होगा। इजलास का आगाज सदर द्रौपदी मुर्मू के लोकसभा और राज्यसभा के मुश्तरका इजलास खिताब के साथ होगा। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने इत्तला देते हुए कहा कि उम्मीद है कि अमृतकाल महोत्सव के दरमियान मुनक्किद होने वाले इजलास के दौरान सदर के खुतबे, आम बजट और दीगर मौज़ूआत पर मुस्बित और बामायने बहस होगी। जोशी ने कहा कि बजट इजलास के दौरान 14 फरवरी से 12 मार्च तक वक्फा होगा। इस दौरान मुख्तलिफ सरकारी महकमों की फंड की तलब और रिपोर्ट तैयार करने के लिए काफ़ी वक्त हासिल हो सकेगा। काबिल ज़िक्र है कि इस बार भी अवाम को बजट से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं। जहाँ मुलाजिमत पेशा अफराद इनकम टैक्स छूट की हद में कटौती की तवक्को कर रहे हैं, वहीं कारोबारी तबके के अपने मुतालबात हैं। कारोबारी तबका कई मसनूआत पर GST कम करने की उम्मीद कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी राजधानी दिल्ली में धर्म संसद में नफरत अंगेज तकरीर को लेकर दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए। अदालत ने पूछा कि धर्म संसद 19 दिसंबर 2021 को हुई थी, FIR 5 माह बाद क्यों दर्ज की गई। इसके अलावा अदालत ने पूछा कि FIR दर्ज होने के 8 माह बाद भी तफ्तीश कहां तक पहुंची। इस मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और कितने लोगों से पूछगछ की गई। सुप्रीम कोर्ट ने तफ्तीशी अफसर से 2 हफ्तों में स्टेटस रिपोर्ट तलब कर ली है कि इस मामले में अब तक क्या इक़दाम किए गए। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने तुषार गांधी की तौहीन अदालत की अर्जी पर समाअत की। अर्जी गुजार तुषार गांधी की जानिब से कहा गया कि दिल्ली पुलिस ने हलफनामे में कहा कि मामले की जांच जारी है। 5 माह बाद FIR दर्ज हुई, चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई और न ही किसी को गिरफ्तार किया गया। पिछली समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से 2 हफ्तों में अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। साथ ही उत्तराखंड हुकूमत को इस केस से बरी कर दिया गया था। समाअत में उत्तराखंड हुकूमत ने अदालत को बताया था कि उसने अपना जवाब दाखिल कर दिया है और मामले की समाअत करने वाली दूसरी बेंच के पास वक्त पर जवाब और कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इसके बावजूद अर्जी गुजार ने हुकूमत, जिले इंतजामिया और पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत की अर्जी दायर कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच पहले भी इस मामले की समाअत कर चुकी है, इसीलिए उससे वहां भेजा जा सकता है। 10 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हुकूमत और दिल्ली पुलिस से हकायक पर मबनी मौकूफ और कार्रवाई के बारे में हलफनामा तलब किया था। तुषार गांधी की तौहीन अदालत की अर्जी पर भी मालूमात मांगी गई। समाअत के दौरान जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली ने कहा था कि इस मरहले पर वो तुषार गांधी की तरफ से दायर तौहीन अदालत की दरखास्त में नोटिस जारी नहीं करेंगे। दरअसल तुषार गांधी ने तौहीन अदालत की दरखास्त में DGP उत्तराखंड पुलिस और दिल्ली पुलिस पर मजहब की पार्लियामेंट में सरकर्दा अफराद की तरफ से दी गई नफरत अंगेज तकरीर के सिलसिले में कार्रवाई न करने का इल्जाम लगाया था। सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई जो 15 साल से ज्यादा उम्र वाली मुस्लिम लड़कियों के जरिए अपना शोहर चुनने के हक से मुतालिक है। अर्जी कौमी कमीशन बराए तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ अतफ़ाल की जानिब से दाखिल की गई और इस पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रजामंदी जाहिर कर दी है। अर्जी में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के इस हुक्म को चैलेंज किया गया, जिसमें कहा गया कि एक मुस्लिम लड़की 15 साल के बाद अपनी पसंद के शख्स से शादी कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मज़कूरा अर्जी पर हरियाणा हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी किया। अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को दीगर मामलों में मिसाल के तौर पर पेश नहीं करना चाहिए। दरअसल हाईकोर्ट के एक फैसले में कहा गया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक मुस्लिम लड़की 15 साल की उम्र पूरी करने के बाद कानूनी तौर पर शादी कर सकती है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि हम उन रिट पिटीशन पर गौर करने के लिए मुत्तफिक हैं। आगे के हुक्म ज़ेरे इल्तिवा रहेंगे और हाईकोर्ट के फैसले को मिसाल के तौर पर नहीं माना जाएगा।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुम्मे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी में दुनिया के सबसे तवील रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को झंडी दिखाई और काशी के गंगा पार इलाके में एक नए टेंट सिटी का इफ्तिताह किया। तकरीब के दौरान उन्होंने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मालियत के कई दीगर अंदरूनी मुल्क आबी गुजरगाहों के मंसूबों का भी इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। रिवर क्रूज टूरिज्म को फरोग देने के लिए वजीर आजम की कोशिशों के ऐन मुताबिक इस सर्विस के आगाज के साथ ही रिवर क्रूज की बहुत बड़ी गैर इस्तेमाल शुदा सलाहियत खुल जाएगी और ये हिंदुस्तान के लिए रिवर क्रूज टूरिज्म के एक नए दौर का आगाज करेगी। साथियों, आज गंगा विलास क्रूज की शुरुआत होना भी एक साधारण घटना नहीं है। जैसे कोई देश जब अपने दम पर सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करता है तो वो उस देश की तकनीकी क्षमता को दिखाता है। वैसे ही 3200 किलोमीटर से ज्यादा लंबा ये सफर भारत में इनलैंड वाटरवे के विकास, नदी जलमार्गों के लिए बन रहे आधुनिक संसाधनों का एक जीता जागता उदाहरण है। 2014 से पहले देश में वाटरवे का थोड़ा बहुत ही उपयोग होता था। ये हाल तब था जब भारत में वाटरवे के माध्यम से व्यापार का हजारों साल पुराना इतिहास था। 2014 के बाद से भारत अपनी इस पुरातन ताकत को आधुनिक भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बड़ी शक्ति बनाने में जुटा है। हमने देश की बड़ी नदियों में नदी जलमार्गों के विकास के लिए कानून बनाया है, विस्तृत एक्शन प्लान बनाया है। 2014 में सिर्फ 5 राष्ट्रीय जलमार्ग देश में थे। आज 24 राज्यों में 111 राष्ट्रीय जलमार्गों को विकसित करने पर काम हो रहा है। इनमें से लगभग 2 दर्जन जलमार्गों पर सेवाएं अभी चल रही है। 8 वर्ष पहले तक सिर्फ 30 लाख मैट्रिक टन कार्गो ही नदी जलमार्गों से ट्रांसपोर्ट होता था। आज ये कैपेसिटी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का कहना है कि जम्मू में मुनक्किदा सिक्योरिटी की जायजा मीटिंग के दौरान तमाम एजेंसियों ने जम्मू खित्ते से मिलिटेंसी की बेंच बेखुनी के लिए 360 डिग्री जाल बिछाने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि राजौरी शहरी हलाकतों का केस मुकम्मल तहकीकात के लिए NIA के सुपुर्द किया जाएगा। मौसूफ वजीर दाखिला ने इन बातों का इजहार जुमे को सिक्योरिटी जायजा मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। कह सकते हैं कि संपूर्ण 360 डिग्री सुरक्षा का चक्र बनाने का आज सभी एजेंसियों ने भरोसा भी दिलाया है और उस पर चर्चा भी हुई है। हमारी जितनी भी सूचना की एजेंसियां हैं, इन लोगों ने भी अपनी गतिविधि को और टाइटन करने का फैसला भी बनाया है, रणनीति भी बनी है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में जिन लोगों ने भी ये घटना करी है उनको जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत कम समय के अंदर नसीहत करेगी और उनको कानून के दायरे में लाकर कोर्ट के सामने खड़ा करेगी। इसके साथ साथ जम्मू क्षेत्र की पूरी सुरक्षा को चौक चौबंद करने के लिए जो एक्शन प्लान बना है, ये टाइम बाउंड है और 3 महीने के अंदर हर
क्षेत्र के अंदर सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने का आज फैसला हुआ है। मैं जम्मू के नागरिकों को इतना भरोसा दिला सकता हूं कि इनकी आतंकवादी गुटों की मंशा जो भी हो, परंतु हमारी एजेंसियां मुस्तैद होकर जम्मू की सुरक्षा करेंगी। धन्यवाद। कोई पूछना चाहता है क्या? बता दीजिए। इसको और कह सकते हैं कि संपूर्ण 360 लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के 12वें ऑटो समिट से खिताब करते हुए कहा कि एफडीए ने हिंदुस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए कारगर काम किया है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तरक्की के लिए मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, तिजारत, ऑटो पॉलिसी, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के अमल, रोड सेफ्टी और साफ सुथरा माहौल जैसे बहुत से मामलात पर एफडीएडी के इनपुट और तजावीज़ मुल्क के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई हैं। बिरला ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और एफएडीए के जरिए लाखों लोगों के रोजगार पर खुशी का इजहार किया और मुल्क की तरक्की में एफएडीए के अज़्म के लिए इसकी तारीफ की। इस मौके पर ओम बिरला ने कहा कि एफएडीए ने अपनी समाजी जिम्मेदारी पूरी की है। उन्होंने बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ तब्दीली के लिए एफएडीए की नई कोशिशों को सराहा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के 3,500 किलोमीटर के सफर के दौरान उन्हें आम लोगों के हकूक की लड़ाई लड़ने की ताकत मिली है, जिसमें उन्होंने गरीबों के लिए ढाल बनकर उनके मफाद में लड़ना सीखा। राहुल गांधी ने 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा के लिए तकरीबन 3,500 किलोमीटर पैदल सफर करने के बाद आज पंजाब से जारी एक ओपन लेटर में कहा कि वो यात्रा के दौरान बेशुमार लोगों से मिले और उनसे ये समझ में आया कि नफरत और तशद्दुद के खिलाफ खड़े होकर उन्हें आम आदमी की ढाल बनकर लड़ना है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ने मुझे सिखाया कि मेरी जाती और सियासी जिंदगी का मकसद एक ही है, हुकूक की लड़ाई में कमजोरों के लिए ढाल बनना और जिन लोगों की आवाज दबाई जा रही है उनकी आवाज बुलंद करना। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की क़यादत वाली सुखविंदर सिंह हुकूमत ने एनपीएस के तहत आने वाले तमाम सरकारी मुलाजिमीन को ओल्ड पेंशन स्कीम फराहम करने का फैसला किया। ये मालूमात वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जुमे को काबीना की मीटिंग के बाद सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इंतखाबात से पहले वादा किया था कि अगर अवाम उसे इख्तिदार में लाएंगे तो तरक्की में ताउन करने वाले मुलाजिमीन को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत लाएंगे। उन्होंने कहा कि वादे के मुताबिक काबीना की पहली मीटिंग में यह फैसला किया गया कि जिन अफसरान और मुलाजिमीन ने तरक्की की दास्तान लिखी उन्हें आज से पुरानी पेंशन स्कीम का फ़ायदा मिलना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि इससे तकरीबन 1,36,000 मुलाजिमीन को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि बोर्ड और कॉरपोरेशन वगैरह के मुलाजिमीन भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर आला ने कहा कि पार्टी लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सोलन में अपने क़याम के दौरान कहा था कि पहली मीटिंग में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का फैसला किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि इसमें बहुत से चैलेंजेस और रुकावटें आई और इससे माली बोझ भी बढ़ेगा। उनका कहना था कि जब इस बात की जांच की जा रही थी कि पुरानी हुकूमत ने सरकारी खजाने को क्या दिया तो पता चला कि सरकारी महकमों में काम करने वाले मुलाजिमीन और अफसरों का 9,000 करोड़ का एरियर है, तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए जो कि डीएनएस अलाउंस से बकाया है। इसी तरह हजारों करोड़ रुपए पेंशनर्स के भी वाजिबुल अदा हैं। आज मैं हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के बारे में और कुछ जानकारी देना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं 26 जनवरी से लेकर 26 मार्च तक कांग्रेस पार्टी ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की घोषणा की है। ये त्रिस्तरीय अभियान है, ब्लॉक के स्तर पर, जिले के स्तर पर और राज्य के स्तर पर।
इस अभियान के दौरान हमारे 2.5 लाख ग्राम पंचायत, करीब 6 लाख गांव और करीब 10 लाख मतदान केंद्र को कवर किया जाएगा। ऐसा अभियान मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी ने पहले कभी नहीं किया है। इस भारी मात्रा में करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायत, करीब 6 लाख गांव और करीब 10 लाख से ऊपर मतदान केंद्र तक कवर किया जाएगा। इस अभियान के दौरान 2 महीने का अभियान है और हर एक राज्य के राजधानी में एक महिला यात्रा का आयोजन किया जाएगा। पद यात्राएं होंगी ब्लॉक के स्तर पर, जिले के स्तर पर अधिवेशन होंगे जहां राज्य के नेता और राष्ट्रीय स्तर के नेता भी जाएंगे और राज्य के राजधानी में, जैसा कि मैंने कहा, मुख्य कार्यक्रम होगा एक महिला यात्रा। ये सब 26 जनवरी से लेकर 26 मार्च तक यह अभियान चलाया जाएगा। आज मैं हाथ से हाथ जोड़ आपने अभी कांग्रेस तर्जुमान जयराम रमेश की बात सुनी। उनका कहना था कि मुल्क के वजीर सेहत ने 23 दिनों बाद भी कोविड से मुतालिक कोई प्रोटोकॉल लागू नहीं किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी बिना मास्क लगाए जगह जगह घूम रहे हैं, रैलियों से खिताब कर रहे हैं। ये साफ है कि वजीर सेहत का वो खत जो राहुल गांधी को भेजा गया था वो सिर्फ बीजेपी की एक सियासी चाल थी ताकि भारत जोड़ो यात्रा को रोका जा सके। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने आज एक दिलचस्प वीडियो शेयर किया। उनका कहना था कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी महापुरुषों को लड़ाकर अपनी दुकान चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि तारीख बदली नहीं जाती बल्कि बनाई जाती है और ये बात नरेंद्र मोदी के समझ में नहीं आ रही है। आज एक बात पूछनी और जवाब मिलना जरूरी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। उनका कहना है कि इस देश को आजादी अहिंसा के रास्ते से मात्र नहीं मिली। तो मोदी जी, सवाल आपसे है कि क्या आप महात्मा गांधी को, क्योंकि अहिंसा के पुजारी तो महात्मा गांधी थे, क्या आप महात्मा गांधी को आजादी के तमाम महानायकों में से एक मानते हैं या आप उनको फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता मानते हैं जो उनको बोस ने कहकर बुलाया और आजादी का प्रेरणा स्रोत मानते हैं? क्योंकि अहिंसा, शांति और सत्य का पाठ तो महात्मा ने ना सिर्फ हमें पढ़ाया पर उनसे प्रेरित होकर अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर और अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जैसे लोगों ने अन्याय के खिलाफ शिद्दत से लड़ाई लड़ी और जीती। महात्मा गांधी इस देश की सबसे बड़ी पहचान है, मैंने पहले भी कहा है। आप गांधी को यहां पर जरूर कुछ कह दीजिए, लेकिन अंततोगत्वा आपको शीश तो गांधी के आगे ही झुकाना पड़ता है, क्योंकि वैधता तो आपको तभी मिलती है। तो जब आप लाल किले के साउंड एंड लाइट शो में गांधी को एक लाइन में सीमित कर देते हैं या नेहरू को विलुप्त कर देते हैं, तो इससे ना नेहरू छोटे होते हैं ना गांधी का कद खत्म होता है। इससे आपकी छोटी और तुच्छ सोच का और छोटे मन का पता जरूर चलता है। गांधी वो हैं जिनके लिए आइंस्टाइन ने कहा था कि हाड़ और मांस का ऐसा एक पुतला कभी इस धरती पर विचरता था, आने वाली पीढ़ियां ही विश्वास नहीं कर पाएंगी। लेकिन अमित शाह जी, जब आप गांधी, महात्मा गांधी की उपलब्धि को, उनकी अहिंसा को कम आंकते हैं, तो आप कहना क्या चाहते हैं? दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने जुमे को 7 खिलाड़ियों को जिन्होंने दौलत मुश्तरका खेलों में तमगे जीतकर मुल्क का नाम रोशन किया, उन्हें तरगीबी चेक देकर नवाजा। केजरीवाल ने एक तकरीब में तमगे जीतने वाली रवि दाहिया, पिंकी नवनीत सिंह, तलिका मान, तेजस्विनी शंकर, पूजा गहलोत और रोहित टोकस में 2 करोड़ 60 लाख रुपए का तरगीबी चेक तकसीम किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता दिल्ली खेलों के मैदान में मुल्क के नक्शे पर आने लगी है। कॉमनवेल्थ गेम्स में मुल्क को 61 तमगे मिले, जिनमें से दिल्ली के खिलाड़ियों ने 7 मेडल्स जीते। पिछले साल बर्मिंघम में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, उन कॉमनवेल्थ गेम्स में दिल्ली के रहने वाले जिन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया था और मेडल जीते थे देश के लिए,
उन सभी खिलाड़ियों को आज हम लोगों ने सम्मानित किया। उन लोगों को हमने कैश अवार्ड्स भी दिए। मुझे बेहद खुशी है कि दिल्ली से अब कई लोग जो हैं वो देश के लिए मेडल जीत रहे हैं। दिल्ली में हमने खेलों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की है, खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छा किया है। अलग अलग स्कीम्स स्कूलों में बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए, जो खिलाड़ी संघर्ष कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए, सबको सपोर्ट करने के लिए हमने कई सारी स्कीम्स निकाली हैं। जब हम संघर्ष करते हुए खिलाड़ियों को कैश देकर उनको न्यूट्रिशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए उनको सपोर्ट करते हैं, उसके नतीजे भी आने लगे हैं। जैसे दिल्ली में 2 करोड़ लोग रहते हैं, देश की 2% से भी कम आबादी है, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स में हम 10% से ज्यादा अवार्ड्स दिल्ली ने जीते। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में ये और अच्छा माहौल तैयार होगा और हम देश के लिए और ज्यादा से ज्यादा अवार्ड जीतते रहेंगे। दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर और आम आदमी पार्टी हुकूमत के बीच तनाज़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वज़ीर आला केजरीवाल और नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की जानिब से लेफ्टिनेंट गवर्नर पर सरकारी स्कूलों के टीचर को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने की तजवीज़ को खारिज करने का इल्ज़ाम लगाते हुए आज आम आदमी पार्टी के वर्कर्स ने एलजी हाउस के बाहर मुजाहरा किया। मनीष सिसोदिया ने लेफ्टिनेंट गवर्नर की इस पूरे मामले पर शदीद तनकीद की। तो मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता ने इतने भारी बहुमत से सरकार बनाई है अपनी, और वो सरकार एकमात्र सरकार है जो टीचर्स को भेज रही है। मंत्री घूमते रहते हैं, अफसर घूमते रहते हैं। पहली ऐसी सरकार है देश के इतिहास में जो टीचर्स को विदेशों में दुनिया की सबसे बढ़िया ट्रेनिंग पे भेज रही है। अब भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट उसके पास उसने नाजायज कब्जे से कर रखा है, तो उसकी फाइल पे रख के 30 टीचर्स तो दिसंबर में जाने थे, वो नहीं जाने दिए। अब अगले 30 मार्च में जाने, वो भी नहीं जाने देंगे। तो सारे स्कूल बंद ही कर दो ना, फिर अगर अच्छी शिक्षा देनी नहीं है तो मैं आपके माध्यम से एलजी साहब से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि बीजेपी के आप बीजेपी के हर षड्यंत्र में साथ देते हैं, आप बीजेपी का इस षड्यंत्र में साथ मत दीजिए कि दिल्ली की एजुकेशन को बर्बाद करना है। आपने हमेशा एलजी ऑफिस का दुरुपयोग किया है, आपने असंवैधानिक रूप से हर काम में अड़चन लड़ाई है। लेकिन मैं उससे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये जो काम है शिक्षा का, ये बहुत पवित्र काम है, इसमें मत टांग लड़ाइए। यही मैं कहना चाहता हूं। नहीं भेजेंगे उनके पास फाइल, फिर से भेजेंगे इसको, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको दिल्ली के गरीब लोगों से क्या दुश्मनी है, आप भी तो दिल्ली के एलजी हैं। दिल्ली के लोगों को अगर अच्छी सरकारी स्कूल में शिक्षा मिल रही है तो हम उसको बर्बाद क्यों करना चाहते हैं? तो अभी लेटेस्ट वाला जो कॉस्ट बेनिफिट वाला अभी लेटेस्ट इसके चलते रुका हुआ है। मना एक तरह से मना ही है ना कि आप इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कराइए और देश में देखिए, देश में करा लीजिए। इसमें मैं पढ़ के सुना देता हूं जो एलजी साहब ने लिख के दिया अभी। साबिक मरकजी वजीर और जेडीयू के साबिक सदर शरद यादव के इंतकाल पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस कायद राहुल गांधी समेत मुतअद्दिद कायदीन ने ताज़ियत का इजहार किया। वजीर आजम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि शरद यादव के इंतकाल से बहुत दुख हुआ। अपनी तवील सियासी जिंदगी में उन्होंने रुकने पार्लियामेंट और वजीर के तौर पर मकबूलियत हासिल की। वो डॉक्टर लोहिया की इक़दार से काफ़ी मुतासिर थे। मैं हमेशा हमारी बातचीत को याद रखूंगा। उनके ख़ानदान और परस्तारों के तईन ताज़ियत। वहीं सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि साबिक मरकजी वजीर शरद यादव के इंतकाल की खबर सुनकर दुख हुआ। जमहूरी इक़दार के लिए जद्दोजहद करने वाले 70 के अशरे के लीडर शरद यादव पार्लियामेंट में महरूमों की एक अहम कौमी आवाज़ थे। उनके अहले खाना और मद्दाहों के तईन मेरी दिली ताज़ियत। राहुल गांधी ने शरद यादव के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट किया कि शरद यादव समाजवाद के लीडर होने के साथ एक नरम दिल इंसान थे। लालू प्रसाद यादव ने सिंगापुर के अस्पताल से वीडियो पैगाम के जरिए शरद यादव को खिराज अकीदत पेश किया। लालू यादव ने कहा कि बड़े भाई शरद यादव के इंतकाल की खबर सुनकर मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ और बहुत सदमा पहुंचा है। जानता नहीं था और पब्लिक मीटिंग खत्म होने के बाद सब वापस जा रहे थे तो मैंने उनको देखा, वो सड़क पे चल रहे थे। काफी मतलब वहां पे कंफ्यूजन था, सब नेता निकल रहे थे, तो मैंने उनको देखा चलते हुए। तो मैंने कहा शरद यादव जी आप हमारे साथ चलिए, तो मैंने उनको गाड़ी में बैठा दिया
और फिर मैंने उनसे कहा कि शरद यादव जी, मैं जानता हूं कि आप राजनीति को बहुत गहरी तरीके से समझते हो, तो मैं अगले दो घंटे का रास्ता था, मैंने कहा कि मैं अगले 2 घंटे कुछ बोलूंगा नहीं, बस मैं आपकी राजनीतिक अनुभव जो है उसको मैं समझना चाहता हूं, तो मैं चुप हो जाऊंगा, आप बोलिए। तो उन्होंने शरद यादव जी, बड़े भाई का मृत्यु का खबर सुन करके मैं काफ़ी विचलित हुआ हूँ, काफ़ी दुखी हूँ और काफ़ी आघात लगा है। शरद यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी और नीतीश कुमार जी और बहुत सारे नेता, हम सब लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चंद नायक कर्पूरी ठाकुर जी के सानिध्य में मिल के राजनीति किया करते हम लोग आ रहे हैं। आज एकाएक एक खबर लगा, मैं तो सिंगापुर में हूँ और इलाज के नए साल की रात दिल्ली के कंझावला में हुए अंजलि एक्सीडेंट केस के मुलजिमीन की ब्लड रिपोर्ट सामने आई है। इसके मुताबिक कार में मौजूद चारों मुलजिमीन ने उस वाक़े के वक्त शराब पी हुई थी। रोहिणी की फॉरेंसिक लैब ने जुमे की दोपहर ये रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंपी। वहीं वजारत दाखिला ने जुमे के रोज दिल्ली पुलिस को इस केस में 302 की सेक्शन जोड़ने का हुक्म दिया, यानी मुलजिमीन पर अब कत्ल का सेक्शन लगाया जाएगा। साथ ही पुलिस की 3 पीसीआर वैन और 2 पिकेट में ड्यूटी पर तैनात 11 मुलाजिमीन को सस्पेंड कर दिया गया है। वजारत ने दिल्ली के डीसीपी हरेंद्र कुमार को जांच में ढील बरतने के लिए शो कॉज नोटिस जारी किया। बता दें कि हरेंद्र कुमार ने कहा था कि मामला कत्ल का नहीं बल्कि हादसे का है। महाराष्ट्र में नासिक शिरडी शाहराह पर जुमे की सुबह एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 10 अफराद जान बहक जबकि मुतअद्दी जख्मी हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक नासिक शिरडी शाहराह पर पाठारा के करीब अकीदतमंदों से भरी बस एक ट्रक से टकरा गई। नासिक पुलिस के मुताबिक साईं बाबा के अकीदतमंदों को ले जाने वाली बस के ट्रक से टकराने से 10 अफराद हलाक और मुतअद्दी जख्मी हो गए। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने नासिक शिरडी हाईवे पर बस हादसे में लोगों की मौत पर ताज़ियत का इजहार किया और मरने वालों के लवाहिकीन को 5-5 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करने का ऐलान किया। वज़ीर आला ने मुतल्लिका हुक्काम को वाक़े की तहकीकात का भी हुक्म दिया। हिंदुस्तानी टेनिस में एक आला मुकाम हासिल करने वाली और टेनिस सनसनी के नाम से मशहूर सानिया मिर्जा ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपने प्रोफेशनल करियर से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। हिंदुस्तानी टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने अपने ट्वीट और इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक इंतहाई जज्बाती पोस्ट डाला, जिसमें बताया कि वो ऑस्ट्रेलियाई ओपन के बाद अपने बेटे के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना चाहेंगी। काबिल जिक्र है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 16 जनवरी से शुरू होने जा रहा है और ये उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा। हालांकि सानिया मिर्जा ने पहले ऐलान किया था कि वो WTA 1000 दुबई टेनिस चैंपियनशिप के बाद रिटायरमेंट लेंगी, जो कि 19 फरवरी से शुरू हो रहा है, लेकिन अब उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। अपने पोस्ट में सानिया मिर्जा लिखती हैं कि 30 साल पहले हैदराबाद की एक 6 साल की लड़की कोर्ट पर पहली बार गई। वो अपनी मां के साथ गए और कोच ने बताया कि टेनिस किस तरह खेलते हैं। मुझे लगा था कि टेनिस सीखने के लिए मैं बहुत छोटी हूं और फिर मेरे ख्वाबों की लड़ाई 6 साल की उम्र में शुरू हुई। वो मजीद कहती है कि मेरे वालिदैन और बहन, मेरी फैमिली, मेरे कोच, फिजियो समेत पूरी टीम की हिमायत के बगैर ये मुमकिन नहीं था। ये अच्छे और बुरे वक्त में मेरे साथ खड़े थे। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की तरह एक और ब्लैक शख्स की पुलिस ने उसका कत्ल कर दिया। लॉस एंजलिस पुलिस का एक ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद एक शख्स कीनन एंडरसन को गिरफ्तार करने पहुंची थी। गिरफ्तारी की मुखालिफत करने पर पुलिस ने कीनन को सड़क पर पटक कर बिजली के झटके दिए, कोहनी से उनकी गर्दन दबाई। इसके 4.5 घंटे बाद हॉस्पिटल में हार्ट अटैक आने से कीनन की मौत हो गई। ये मामला 3 जनवरी का है, लेकिन मामले की वीडियो फुटेज हाल ही में सामने आई। कीनन एंडरसन ब्लैक लाइव्स मैटर मुहिम चलाने वाली पैट्रिस
कलर्स के चचेरे भाई थे। पैट्रिस ने कहा कि पुलिस ने उनके भाई का कत्ल किया। उन्होंने कहा कि मेरा भाई मदद मांग रहा था लेकिन उसे मदद नहीं दी गई। उस जगह पर मौजूद पुलिस एहलकारों के बॉडी कैमरे की फुटेज सामने आई है। इसमें कई पुलिस एहलकार कीनन को जबरदस्ती सड़क पर लिटाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। कीनन की मुखालिफत करने पर एक पुलिस एहलकार ने लगभग 30 सेकंड तक स्टन गन से उन्हें बिजली के झटके दिए। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।